नमस्कार दोस्तों बजट पेश हो चुका है और इसके बाद में अब हर किसी की आशाएं जो हैं वो इस पे होगी कि मोदी सरकार इसे इम्प्लीमेंट कैसे करती है। हमारे साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट भगवती बलदवा जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बजट व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए और देश के युवाओं के लिए किस तरीके से ये विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट होगा। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे पहला जोर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। केपेक्स जो लास्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ था उसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है। तो निश्चित रूप से जो वाटरवेज बढ़ा रहे हैं, 7 हाई स्पीड कॉरिडोर जो बढ़ाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से ग्रोथ को एक्सिलरेट करेगा। एमएसएमई हमारी देश के रीढ़ की हड्डी अगर हम कहें एमएसएमई है, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का जो आउटले घोषित किया है वित्त मंत्री जी ने, वो हमारी एमएसएमई को बूस्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है वो हमारे एमएसएमई के माध्यम से मिल रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमें कहते हैं कि हम हमारे छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करें और हम जॉब क्रिएटर बने जॉब सीकर की जगह, तो ये बजट उसकी ओर एम्फसाइज करता है, उसकी ओर देश को ले जाने का एक रोड मैप बनाता है। तो इस बजट के अंदर वेलनेस के क्षेत्र में या जो हर्बल इंडस्ट्री है उसको लेकर के काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं। और चूंकि आपकी खुद की कंपनी इक्सोरियल बायोमेड आज वर्ल्ड के अंदर भारत की इसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, तो इस पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है? आयुर्वेद सदियों से हमारे वेलनेस के रीढ़ की हड्डी रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको पहचाना और आयुर्वेद को जो ग्लोबल प्रतिष्ठा मिली है, इसके लिए ये अगला कदम होगा आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए। और निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है। जो नए 3 सेंटर्स जैसे एम्स के तर्ज पर ही आयुर्वेदिक जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनने वाले हैं, और इसके अलावा 1.25 लाख हमारे आयुर्वेद प्रोफेशनल्स को प्रमोट करना, उनको स्किल डेवलपमेंट देना, ये हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति होगी। और आयुर्वेद को आज जिस तेजी के साथ दुनिया में प्रतिष्ठा मिल रही है, उसके पीछे निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है और आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए। और हम आयुर्वेद के सबसे बड़े जनक हैं भारत, तो यहाँ से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, हर्बल जो प्रोडक्ट है, ये न केवल हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे बल्कि हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी इससे बूस्ट मिलेगा। और ये युवाओं के लिए रोजगार सर्जन करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस बजट में यही सब प्रमोशन के लिए किया गया है। अच्छा, आपने काफ़ी सारी बातें कही है कि इससे जो किसान हैं उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मतलब ये है कि जो किसान अब तक कई सारी चीज़ों में नाराज़गी थी उनके मन में, क्या इसके बाद में उनकी अब वो बिल्कुल खुश नजर आएंगे? देखिए, वैश्विक स्तर पर जब आयुर्वेद को मान्यता मिलेगी, सरकार प्रमोट करेगी, तो जो किसान आयुर्वेदिक हर्ब्स उगा रहे हैं उनको निश्चित रूप से इतना बड़ा मार्केट मिलेगा, तो किसानों के लिए भी अधिक आय का अवसर होगा। तो ये किसानों के लिए स्वागत योग्य कदम है। ठीक है। और जो जो व्यापारिक वर्ग है, जो अपनी आशाओं अपेक्षाएं इससे बहुत सारी रखे हुए था, उनको लेकर के आपका क्या सोचना है कि अब उनके लिए कितना बेनिफिट वाला होने वाला है? व्यापारी वर्ग मोस्टली एमएसएमई सेक्टर में आता है और एमएसएमई सेक्टर के लिए जिस तरह का प्रमोशन क्रेडिट गारंटी योजना के तहत और 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा आउटले जो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने जो घोषित किया है, ये हमारे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देगा। माइक्रो सेक्टर के लिए भी 2,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा आउटले घोषित किया है, वो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करेगा। एक पर्यटन को लेकर के
काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं कि उनको लेकर के बाहर के देशों से, चूँकि आप खुद भी बाहर के देशों से बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं। अब भारत में जो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने इसमें बजट में काफ़ी सारी घोषणाएँ की हैं। उनको लेकर के क्या कहना है? किसी भी देश के लिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। और हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने पर्यटन को इतना प्रोत्साहित नहीं किया। पर्यटन के लिए उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। तो एक तो ये हमारे जो देश के लोग विदेशी पर्यटन पर जो फोकस कर रहे थे, वो फोकस पुनः हमारे अपने देश के पर्यटन क्षेत्र विकसित होने पर वहाँ आएगा और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का भी एक अवसर होगा कि विदेशी लोग भारत में पर्यटन के लिए, यहाँ तो अगर देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति से हमारे यहाँ सब कुछ सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पहाड़ भी है, पठार भी है, रेगिस्तान भी है, बैक वाटर भी है, समुद्र, यानी सब कुछ तरह की हमारी भौगोलिक समृद्ध हम देश हैं। तो यहाँ अगर पर्यटन के लिए लोग आते हैं तो ये देश के विकास के लिए बूस्टर साबित होगा। अच्छा, एक बड़ा सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर। उसके अंदर मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ काम किया है और उसके बिकॉज ऑफ दैट हम करीब करीब 40 गुना अपना जो एक्सपोर्ट है डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़ा चुके हैं। तो इस बार उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको फ्री करने का ऐलान किया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको क्या लगता है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है अब वो किस तरह के लेवल पे ग्रोथ कर पाएगा? देखिए, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की जब हम कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक समय में हम अधिकांश डिफेंस की चीज़ें, इक्विपमेंट्स या जो भी उपकरण थे, हम बाहर से आयात करते थे। आज हम निर्यात करने वाले देश बने हैं। तो डिफेंस सेक्टर में जो कंपोनेंट्स आज भी हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या विदेशों से जो हमें सस्ते मिल सकते हैं, उनके लिए कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करना डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करेगा। और डिफेंस सेक्टर पर जो जोर हमारी सरकार का है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो आगे के दिनों में और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा इस बजट के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और है वो है एजुकेशन सेक्टर। तो उस मामले में आप इसको कैसे देखते हैं? एजुकेशन सेक्टर के लिए भी इस बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। हमारे युवाओं को लक्ष्य में रखकर एजुकेशन सेक्टर का, हमारी स्किल डेवलपमेंट का भी और उच्च शिक्षा के लिए जो नए केंद्र स्थापित करने का जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, वो युवाओं को विदेश जाने की बजाय हमारे देश में ही उच्च शिक्षा के सारे मानदंड जो हम हासिल कर सकेंगे, उसके माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करना, ये बहुत बड़ा मोदी सरकार का इस बजट में कदम है। ठीक है मैम, आपने देखा भी है कि ये जो बजट था वो विकसित भारत की थीम के ऊपर बनाया हुआ बजट था और एक महिला ने पेश किया। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला ने जिस तरीके से बजट पेश किया है ये सब महिलाओं के लिए गर्व की बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने लगातार नवा बजट पेश किया है, जो एक फुल टाइम वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड बना है। और निश्चित रूप से वो महिला है और महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, और जैसे जो एंटरप्राइजेज महिला सेंटरिक होंगे उनमें उन्होंने विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट से लेकर सहयोग देने के लिए कई स्कीम्स भी, इंसेंटिवाइज भी उसको किया है। तो महिलाओं के लिए ये बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और हमारे तो यहाँ परंपरागत तरीके से ही, जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मी जी के हाथ में ही हमारा पूरा अर्थव्यवस्था होती आई है। तो ये निर्मला जी के हाथ में जब अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था एक्सिलरेट कर रही है, द्रुत गति से आगे दौड़ रही है। और मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को हम, मुझे लगता है 2047 से पहले ही अचीव कर लेंगे। मैम, एक बात होती है कि जो फेवर वाले होते हैं, बीजेपी फेवर्ड वाले, उनके लिए बजट किसी
मतलब 100% वाला बजट होता है, दूसरे वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेकार बजट होता है। आप चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उस लिहाज से मुझे एक बार बताइए कि फेयरली किस लेवल का बजट था। इंडस्ट्री के लिए ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है क्योंकि हमें चाहिए स्किल्ड लेबर जो कहीं ना कहीं थोड़े कम थे पिछले पुराने अगर हम देखें पुरानी सरकारों के टाइम। तो अगर आपको स्किल्ड लेबर मिलता है तो ये इंडस्ट्री के लिए स्वागत योग्य कदम है। और एमएसएमई के लिए जो दिए गए हैं, इंसेंटिवाइज भी किया गया है, सहयोग देने के लिए जो और सस्ता जिसे कहते हैं वित्त उपलब्ध करवाने के लिए जो सहयोग के लिए मोदी सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने जो प्रावधान इस बजट में किए हैं, तो इंडस्ट्री को तो निश्चित रूप से कम कीमत पर अगर फाइनेंस उपलब्ध हो तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी ही। तो ये इस बजट में है, तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए स्वागत योग्य कदम है। कुछ अगर जैसे आप कहें कि एसटीटी पर कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इन्होंने जो हल्का सा बढ़ाया है एसटीटी टैक्स, ये इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसके ऊपर, लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर को बूस्ट बाकी सब योजनाओं से मिलेगा वो स्वागत योग्य है। ओके मैम, अब हम लोग बाकी सबसे भी बात करेंगे, उनके सवाल होंगे तो आप जवाब भी दीजिएगा और वो उनका विचार क्या कुछ है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम अमर जाजू है, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, होलसेल व्यापारी हूँ। ये जो बजट है दोनों भी है, 50-50 है, अच्छा भी है और थोड़ा शायद मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा। क्योंकि अच्छा इसलिए कि गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ें जो गौर की है वो बहुत अच्छा लगा। जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर है जो आगे जाने के बाद में बहुत इसका होना ही है क्योंकि चाइना इसके पीछे बहुत पड़ा हुआ है। बाकी अच्छा ये भी लगा कि भाई लखपति दीदी योजना जो शी बाट है वो बहुत अच्छा लगा। बाकी मध्यम वर्ग के लिए कुछ आया नहीं। बस एक छोटे से 4 लाइन के बाद मैं कहना चाहूँगा, इस बजट ने गरीब के पेट में दाना दिया। इस बजट ने गरीब के पेट में दाना दिया, गृहिणी को घर के बाहर निकलवाना किया, गृहिणी को घर के बाहर निकलवाना किया, एमएसएमई को ऊपर जाना किया, एमएसएमई को ऊपर जाना किया। लेकिन बस हम जो मध्यम वर्गीय है उनके लिए कुछ नहीं आना किया, कुछ नहीं आना किया। मैं राधे गोपाल बंग, हम लोग कोयले का ट्रेडिंग का व्यापारी है। अभी लास्ट 5% जीएसटी था, ये बार 18% कर दिया इसने। और उसके बाद में कोल में पहले टीसीएस 1 था, ये बार वापस मिनरल्स में 2% कर दिया। ये आ जाके इंडस्ट्रीज़ को लॉस ही है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को, स्टील इंडस्ट्रीज़ को। पॉजिटिव तो वो 7 स्पीड जो करा रेलवे का वो बहुत अच्छा था। हेलो, माई सेल्फ CA दीपक दागा। एज यूजल जब बजट आता है तो सभी का नज़र इनका डायरेक्ट टैक्सेस पे रहता है, डेफिनेटली, बिकॉज इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। फिर देखिए, व्हेनेवर एक्सपेक्टेशन फॉर 1 ईयर, एक छोटे से छोटे रिटर्न फाइल करने वाले का एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो कुछ देता है। ही ऑल द सेक्टर्स ठीक है, सब कुछ देता है, बट एक रिटर्न फाइल करने वाला लगता है कि सैलरीड एम्प्लॉय बिजनेस, ही एक्सपेक्ट समथिंग, सम बेनिफिट फ्रॉम ए बजट। कुछ तो सम बेनिफिट इंसेंटिव से भाई लिमिट दे दिए या कुछ डिडक्शन दे दिए, कुछ कहीं का ऑपरेशंस में दीजिए, वो सब कुछ इस बार हुआ नहीं है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जो जिससे के फाइलिंग करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, डेफिनेटली दे विल कम आउट एंड आस्क अस भाई हमारे लिए क्या है, ठीक है। सो आई एम सैड टू से इसमें हमको कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा है मुझे। देखिए, इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। पहले जो वो छोटी छोटी बात पे जो हरेसमेंट हो जाता था, आज बहुत सारे आपके जो रिटर्न्स हैं आराम से पास होते हैं, 99% होते हैं। देखिए, हाँ, 99% एक सरलीकरण कर दिया है। प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैडम, वेयर माई केस इज पिक्ड अप फॉर स्क्रूटनी, तो वो हिसाब से देना है द ऑप्शन मीटिंग में। हमारा केस हर साल स्क्रूटनी में आता है जी, और ऑनलाइन में क्लियर होता है, क्योंकि सब कुछ अगर आपका सही है, सिस्टमेटिक है और आप जितने वो मांगते हैं वो सारे प्रोवाइड करते हो अकाउंट्स, तो हमें तो कभी भी ऐसा हमें जरूरत भी नहीं महसूस हुई कि एओ से हम सीधे संपर्क करें। हो रहा है ऑनलाइन,
मुझे तो लगता है ये सरलीकरण हुआ है। होता है, but that's what I'm telling. देखिए, I'm facing this कहीं ना issue. कहीं हम जो एसएससी जो है ना, हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ये जो हमारी सोच थी ना कि एओ के माध्यम से, और हम कहीं कुछ जो होती थी पहले पुराने टाइम में जो सेटिंग होती थी वो नहीं हो रही। अगर आप सही काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको कुछ भी एओ से डायरेक्ट संपर्क की जरूरत नहीं है। आपके पेपर सही है, आप बराबर उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, टाइम फ्रेम में करते हैं, तो असेसमेंट आसानी से हो रहे हैं। Hello everyone, I am CA Manjulata Boob, practicing chartered accountant in Hyderabad. इस बजट में इनकम टैक्स में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी प्रपोज की है। जैसे अभी तक ITRU जो अपडेटेड रिटर्न था, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने के बाद नहीं फाइल कर सकते थे। The good change in this budget is now we can file ITRU even after the assessing officer has issued the assessment notice. So it's a very welcoming change. You just have to pay 10% extra tax. So it's a very welcome change this has happened. Then revised return डालने की जो ड्यू डेट इन्होंने एक्सटेंड की है वो बहुत अच्छा काम किया है। इतने टाइम तक अभी लास्ट फ्यू ईयर्स में बिकॉज दे वर स्ट्रीमलाइनिंग द ड्यू डेट्स, तो 31 दिसंबर का ड्यू डेट था। अब वो ड्यू डेट को एक्सटेंड करके इन्होंने मार्च 31 तक एक्सटेंशन दे दिया है रिवाइज रिटर्न्स फाइल करने के लिए। दैट इज़ अगेन अ वेलकम चेंज इन इनकम टैक्स। फिर STT रेट्स बढ़ाया है ऑफ कोर्स, एंड कैपिटल गेन्स में देर इज़ नो रिलीफ, बट जो असेसिंग जो असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है, दैट विल रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर बिजनेसेस। बिकॉज अभी तक क्या होता था, असेसमेंट ऑर्डर अलग से पास होता था और पेनल्टी ऑर्डर अलग से पास होता था, तो यू हैव टू फाइल 2 सेपरेट अपील्स। तो बिजनेस के लिए दिस इज अ वेरी वेलकमिंग चेंज। They will have to file a single appeal, so it will reduce their overall compliance cost as well. देखिए, ये जो रियल टाइम सॉल्यूशन दिया है ना, कि जो हमारे पेंडिंग विवाद है और उसके लिए जो जिस तरह मंजू जी ने बताया है, तो ये वेलकमिंग स्टेप है। यानी सरकार हमारे जो हर्डल्स है ना उनको कम करना चाहती है। ग्रेजुअली होगा, ये बात सही है। सब कुछ तो एक साथ कैसे देंगे? किस तरह की 2014 में जब मोदी जी आए थे तब हमारी अर्थव्यवस्था की हालत थी, और आज कितना विकास हमने किया है। हम दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थे 2014 में मोदी जी के आने से पहले, और आज हम दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है। और जैसा मैंने पहले कहा, PPP पे तो हम GDP के PPP के आधार पर कहें तो तीसरी अर्थव्यवस्था है। यानी अमेरिका, चाइना के बाद हम तीसरी अर्थव्यवस्था है, और जनरल GDP पे देखें तो जर्मनी के बाद हम 4थी दुनिया की अर्थव्यवस्था है। तो कितना बड़ा चेंज है, कितना पॉजिटिव है हमारे लिए, कैसा वातावरण बना है देश में इंडस्ट्रीज़ के लिए, MSMEs के लिए, व्यापारियों के लिए, यानी और हमारे किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, जैसा दिव्यांगों के लिए जो एक विशेष योजना मोदी जी ने दी है, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में दी है। आप सोचिए कितने सेंसिटिविटी को दिखाता है ये हमारे किसानों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। ये सर्वसमावेशी बजट है, सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास वाला बजट है। ये तो हम सबको मानना पड़ेगा। तो एक बार जोरदार तालियां तो आपकी होनी चाहिए इस बजट के लिए। मेरा नाम गोपाल सोमानी, मैं माइनिंग सेक्टर से हूँ। एक बात मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे बजट व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा। हर आदमी की उम्मीद रहती है कि कुछ नया मिले। जो पुराना इतना अच्छा दिया हुआ है, 3 लाख से 12 लाख जो दिया हुआ है, उसको कवर करने में भी टाइम लगता है। अगर यही सरकार चाहती तो 3 का 5, 5 का 8, 8 का 12, 5 साल में कर सकती थी इसको डिवाइड। उन्होंने डायरेक्ट किया है। हम अगर भारत को विकसित भारत में देखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो पीढ़ी साहब हमको भी करना पड़ेगा। सरकार सब कुछ टैक्सेशन घटा दे और रफाल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद ले और भारत को विकसित भारत बना दे, फिर सरकार के पास लॉटरी कहाँ से लेगी? तो मुझे लगता है, और जितना सुंदर तरीके से, कोई भी राजनीतिकरण नहीं है बजट में। हैदराबाद में राज्य सरकार लीजिए, कर्नाटक में राज्य सरकार लीजिए और तमिलनाडु में राज्य सरकार लीजिए, किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है क्या? आप देख लीजिए रोड मैप का जो विकास हैदराबाद को, बेंगलोर को और चेन्नई को मद्देनजर करके किया गया है। आज जो नारियल से लेके, जो काजू से लेके, जो छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान दिया गया है, जिसके ग्रोथ से भारत का एक लेवल में एक्सपोर्ट बढ़ सकता है,
कहीं कोई राजनीतिकरण नहीं है, मुझे बजट बहुत पसंद आया। हाँ, एक जगह एक पॉइंट पर लगा कि एसटीटी बढ़ने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो शेयर मार्केट के थ्रू खाली हो रहा है, एसटीटी बढ़ने से उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो जाए, बट होपफुल अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें तो सरकार पे पूरा भरोसा है कि अगली बार वो ठीक करेगी। लड़कियों के लिए, हम महिलाओं के लिए जो सबसे स्वागत योग्य कदम है, हमारी बेटियां जब बाहर पढ़ने के लिए जाती है तो उनके लिए रहने की व्यवस्था बड़ी चैलेंजिंग होती है। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ की हायर एजुकेशन के लिए बेटियां जाएगी, उनके लिए हॉस्टल का प्रावधान करना ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। ये सेंसिटिविटी सरकार की दर्शाती है कि जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाएं एम्पावर नहीं होगी, हम विकसित भारत की ओर नहीं जा सकते हैं। और ये एम्पावर महिलाएं कब होगी? जब हम उन्हें वेल एजुकेट करें, और इसके लिए उनको साधन मुहैया करवाना ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। नमस्ते सबको। मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम महेश पाटिल है। आई एम ए प्रैक्टिशनिंग कंसल्टेंट्स फॉर द मैनेजमेंट्स। ऐसा है कि ये बजट सही में बेसिक पे वर्क करने वाला बजट था। हम देखो, किसी को बुरा लगता है, बट हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा देश क्या देने वाला है। हम कभी तो सोचे कि हम अपने देश के लिए क्या देंगे। तो ये जो चीज़ आज के बजट में हुई है, ये सभी चीज़ उन्होंने बेसिक पे काम किया है। अब देखो, डिज़ाइनिंग पे, डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने काम किया है। देन लड़कियों को यूनिवर्सिटी, जैसे आप ये बताया जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल्स होने वाला है। ये छोटे छोटे चीज़ों पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ ध्यान दिया है। इवन लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने स्किल वर्किंग पे ध्यान दिया है। जैसे आजकल का जो इंडस्ट्रीज़ का जो एक डिफ़िकल्टी है कि मुझे स्किल लेवल नहीं मिल रहा है, बट आज जो इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने कॉलेजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, उससे आगे चल के अपने को स्किल लेबर्स मिलेगा। वही चीज़ अगर थोड़ा सा मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम जो फिजिकल डिफिसिट उन्होंने कम किए हैं लेस देन 5, वो कितना चैलेंजिंग होता है ये इंडस्ट्रीज वालों को ही मालूम है कि 0.2 या 0.1 से भी नीचे आना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। और उन्होंने जो कमिटमेंट किया था 22-23 में, वो आज उन्होंने गर्व से बोला कि मैंने उसको फुलफिल किया है। और आगे चल के भी जो पॉइंट का और रिडक्शन लाना चाहती है, मे बी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आगे चल के अपने को देखने को मिलेगा। आई थिंक दिस बजट वॉज क्वाइट गुड एंड लुकिंग ठीक है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कॉमन मैन को करना चाहिए, वो होगा। ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो फिस्कल डिफिसिट है वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर इम्पेक्ट डालता है, और पॉइंट्स में भी अगर कम हो जाता है ना, तो ये बड़ा प्रभाव डालता है। तो सही कहा महेश जी पाटिल ने कि ये जो चैलेंज था उसको पूरा किया है सरकार ने। तो निश्चित रूप से आगे धीरे धीरे हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं होगी। हम सरकार के साथ बने रहें, हम सरकार को सहयोग करें, और जैसा कहा कि हम सरकार से मांगने की बजाय हम अपने देश को क्या दे सकते हैं, ये भावना लेकर हम जब देश के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे तो देश का तो विकास होगा, और देश के साथ साथ देश के नागरिकों का भी विकास होगा। रवि राठी, कागज व्यापारी हूँ। मैं इसके लिए बहुत बार कहते रहता हूँ कि मैं तो पूरा कागज हूँ। बजट में काफी पॉजिटिव्स है। जैसे एक पॉइंट आया था बायबैक ऑन शेयर कैपिटल बायबैक का, वो जैसे रिसेंटली अभी इन्फोसिस का बायबैक आया था। इन्फोसिस में जिन्होंने भी बायबैक में अप्लाई किया था, उनको 30% जो ये टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से टैक्स हो रहा है। अब वो कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स होगा, मतलब 12.5% के हिसाब से टैक्स होगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आई थिंक आगे जाके भी काफी सारे लिस्टेड कंपनीज शेयर्स बायबैक में जाएंगे। एंड एक बहुत बड़ी चीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने की है, और मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं मैं, डेटा साइंस और डेटा सेंटर्स को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को जो ये प्रमोट कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने भी प्रोविजन लाया है कि फॉरेन कंपनीज वाया क्लाउड बेस्ड थिंग्स दे शुड सेट अप सेंटर्स इन इंडिया एंड बेनिफिट्स विल बी गिवन अप टू 2047। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अगले 20-22 साल के लिए, इनको बेनिफिट देना। और यहाँ पे इतने सारे डेटा सेंटर सेटअप होना आज बहुत बड़ा सेक्टर है, अपकमिंग सेक्टर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम डेटा सेंटर्स, डेटा एनालिसिस। मेरा बेटा भी एक्चुअली डेटा सेंटर और डेटा साइंस पे है,
सो आई कीप लिसनिंग टू हिम। तो मैं सुनते रहता हूँ कि ये सेक्टर क्या कुछ कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। बजट वाज वेरी गुड फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, जो भी रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ है और बांग्लादेश के साथ जो भी संबंध है अभी रिसेंटली, तो वो हिसाब से सिंस बांग्लादेश वाज एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल्स, वो एक कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए उतने आगे नहीं थे। वो एक सेक्टर यहाँ पे प्रमोट हो रहा है तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, एज ए रिटेल इनकम टैक्स फाइलर जो हम हर बार ये सोचते हैं कि हमारे को क्या मिल रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो बहुत बेनिफिट है। बजट वाज वेरी गुड फॉर सेमीकंडक्टर आल्सो। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बेनिफिट है, एजुकेशन के लिए बहुत बेनिफिट है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो गर्ल्स के लिए ये सेटअप हो रहा है, हॉस्टल सेटअप हो रहा है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट हो रहा है, इसके लिए पेपर सेक्टर के लिए हमारा बहुत बेनिफिट है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द बजट। रवि जी ने एकदम सही कहा कि ग्लोबल डाटा सेंटर इंडिया में विकसित करना ना, ये बहुत बड़ा बूस्टर होगा हमारे युवाओं के लिए भी और रोजगार के लिए भी। तो और उसके अलावा जो आईटी के लिए, क्योंकि आने वाला ज़माना ना वो एआई का है, और एआई के लिए जो सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और सेंटर्स बनाने का जो प्रावधान किया है ना, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देगा और युवाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार सर्जन करेगा। सो आप सब लोग यहाँ आए और आपने पार्टिसिपेट भी किया, और जिसे कहते हैं ना ऑनेस्टली पार्टिसिपेट किया। आपने अपने कंसर्न भी रखे, आपने जो सरकार ने अच्छा किया है उस पॉजिटिव बात को भी रखा, और आगामी पूरे साल और देश को विकसित भारत बनाने के लिए, मोदी जी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए आप और हम सब एक साथ जुड़कर सरकार की योजनाओं से ताल मिलाकर और काम करेंगे, और ये भी सोचेंगे कि देश तो हमें बहुत कुछ देता है, हम देश को क्या देंगे। इस भावना के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब के सपने साकार होंगे, हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपने जिस तरीके से इस सारे बजट को का एनालाइज किया है, इसको वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। इससे जो देश के जो युवा हैं वो जान पाएंगे कि हमारी सरकार किस लेवल पे विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।